आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये क्या है एंड व्हाई डू वी नीड इट टू स्टडी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमें इसकी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दोनों एक ही चीज़ है, और इसी को फाइंड आउट करके कैलकुलेट करके हमें मिलता क्या है, और इसके रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से अगर आपको नॉलेज नहीं है या आप जानना चाहते हैं, तो आज का जो ये लेक्चर और टॉपिक है हमारा, ये इसी हवाले से आपके इन तमाम क्वेश्चंस को कवर करेगा। बट बिफोर कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की टॉपिक को शुरू करें, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है। एवरेज रेट ऑफ चेंज पिछले लेक्चर में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हमने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया था, और इसकी वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और हमने ये भी प्रूव किया था कि एक्चुअल में ये वैल्यू, ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज की है, यही वैल्यू हमारे पास एक स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। और इससे हमने ये नतीजा हासिल किया था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ सीकेंट लाइंस, ये दोनों में असल में एक ही चीज़ है। क्योंकि जब एवरेज रेट ऑफ चेंज की हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की थी, और वहाँ पे जो चीज़ हमें मिली थी, तो उससे यह क्लियर था कि वहाँ पे जो ग्राफ बनता है और जो चीज़ हम एनालाइज़ करते थे, जो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए थे और उन पॉइंट्स के रिजल्ट्स में जो लाइन हमें मिलती थी, वो एक्चुअल में सीकेंट लाइन थी। और इसी की स्लोप हमने जब इसका फार्मूला इंटरप्रेट किया था और इसको हमने कंपेयर किया था विद द एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो दोनों की वैल्यू सेम थी। तो इस पॉइंट तक आपको पता होना चाहिए जो कुछ आपके सामने इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। इसी रिज़ल्ट को आप अगर जानना चाहते हैं कि ये कैसे हमने प्रूव कर दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी एवरेज रेट ऑफ चेंज की जो पिछली लेक्चर की वीडियो है, वो आप एक बार ज़रूर देखें, और इसमें इस पॉइंट तक जो चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। मैंने उस वीडियो का जो लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सिंपली जाके इस पे क्लिक करें और पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज की कैलकुलेशन और इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज आपका होना चाहिए। और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है फार्मूला, ये चीज़ हमने कैसे गेन की थी। तो अब आते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज से आगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ। और उस टाइम हमने जो ग्राफ ड्रा किया था वो कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पे एक कर्व है, और ये कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, किसी भी फंक्शन का ग्राफ है। और इस पे हमने 2 पॉइंट्स लिए थे। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लेक्चर जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको इस तरह का एक ग्राफ नज़र आएगा, और इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक था P1 और इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x1 और y1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, या आप यूँ समझ लीजिए कि इस पॉइंट तक हमारा जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट थे, वो ये थे एक्चुअल में। क्योंकि x1 का मतलब है द डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस, ये हमारा x1 के बराबर था, और ये जो द डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस है, इसको हमने y1 तक रिप्रेजेंट किया था, इस पॉइंट तक। और फिर हमने क्या किया था कि इस पॉइंट को हमने इसी फंक्शन से, आप देखते हैं कि y डिपेंड करता है x के ऊपर, और इसका मतलब ये था कि जब हम x के अंदर चेंज लेके आएंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। और फिर हमने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया टू सी दिस फिनोमेना, और जब हमने दूसरा पॉइंट P2 ले लिया फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने नाम रखे x2 और इसके नाम थे y2। और इन 2 पॉइंट्स को मिला के जो लाइन हमें मिलती थी, वो इस तरह की एक लाइन थी जो आपको नज़र आती है। अब आपको टेंजेंट लाइन और सेकंड लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। सेकंड लाइन उस लाइन को हम कहते हैं जो किसी ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे टच करती है या क्रॉस करती है। जैसे यहाँ पे इस वक्त ये लाइन आपको नज़र आती है, P1 और P2 के पॉइंट्स पे ये इस ब्लू लाइन का जो ग्राफ है, ये किसी फंक्शन का, इसको क्रॉस करती है। सो इसलिए हम इस लाइन को कहते हैं सेकंड लाइन। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा जो y कोऑर्डिनेट था वो ये बन गया, y2 का जो लेंथ था वो इस चीज़ के बराबर आ गया। और यहाँ से यहाँ तक जो है, ये एक्चुअल में वो चेंज है जो हमने x की वैल्यू में कर दी। तो इसको हमने कहा था कि ये डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये x और डेल्टा x को मिला के एक कोऑर्डिनेट ये बनाते हैं, जिसको हमने यहाँ पे
x2 का नाम दिया है। यानी यहाँ पे ये जो x2 था, इसकी एक्चुअल वैल्यू थी x प्लस यानी x1 प्लस डेल्टा x। इसी तरह यहाँ पे जो y2 है, इसको अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ तक जो हाइट है, इसी हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक ये ग्राफ बिल्कुल y1 के बराबर था। और जब हमने x के अंदर डेल्टा x यानी चेंज लेके आए, तो उस चेंज के नतीजे में y कोऑर्डिनेट यहाँ से थोड़ा ऊपर होके इस पॉइंट तक आ गया। यानी पहले इतना था y, और अब y जो है यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो इसको हमने डेल्टा y से रिप्रेजेंट किया था कि ये एक्चुअल में वो चेंज है जो कि आया है इन द y ड्यू टू द चेंज इन डेल्टा x। इस चेंज की वजह से y में ये वाला चेंज आ गया। और फिर हमने y कोऑर्डिनेट को इसी y2 कोऑर्डिनेट को इसी बुनियाद पे इक्वल किया था y1 प्लस डेल्टा y। और इसी 2 पॉइंट्स की बुनियाद पे हमने ये निकाला था कि अब x के अंदर जो चेंज हम कर चुके हैं, इस चेंज की वजह से y के अंदर कितना चेंज आ गया है, ये हमने निकाला था, और इसको हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज कहा था। एवरेज रेट ऑफ चेंज एक्चुअल में है क्या? इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारी हेयर है और हमारे जो बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो 30 दिन के अंदर 1 इंच का इसमें इजाफा होता है। अब ये 30 दिन के अंदर 1 इंच का इजाफा होना एक्चुअल में हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है। और एवरेज नाम से आपको पता होना चाहिए क्यों इसको हम एवरेज कहते हैं, क्योंकि ये जो 30 डेज़ के अंदर हम कहते हैं कि हमारे बाल 1 इंच बड़े हैं, तो ये ऐसा तो नहीं होता ना कि हम जब 30 दिन पूरे होते हैं तो 30 दिन के बाद एक अचानक और एकदम से जो है ना हमारे बाल पहले इतने थे और 30 दिन के बाद डायरेक्ट इतने यानी डबल हो गए। तो ऐसा तो नहीं होता। ये जो प्रोसेस होता है फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 इंच बढ़ने का, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये हर एक दिन कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बट एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या करता है, वो आपको एज़ ए होल टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है? और इसमें फिर वो उन तमाम दिनों की ग्रोथ लेके टोटल टाइम पे डिवाइड किया जाता है, और इसलिए हम इसको एवरेज कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट दिन के अंदर वो कितने बड़े, फिर दूसरे दिन कितने बड़े, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, और इसी तरह 30 दिन का डेटा फॉर एग्ज़ाम्पल आप लें, तो उसको आप 30 पे डिवाइड करें और हर दिन कितना बड़ा है उसको आप सम अप कर लें। तो यही एवरेज का कॉन्सेप्ट है और इसीलिए हम इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इसी तरीके से ये जो y के अंदर जो हमने चेंज की x1 से लेके यहाँ पे x2 तक, ये तो ये डेल्टा x, ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू है। यहाँ पे भी एक इसका पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 है। तो 2 से लेके 6 तक हमने जब ये चीज़ x के अंदर चेंज कर दिया, तो उस चेंज के नतीजे में y की जो वैल्यू बढ़ी है, ये एकदम तो नहीं बढ़ती। इसको अगर हम क्रिटिकली एनालाइज़ करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 के बाद 1 भी है, सॉरी 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और तब जाके 6 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जब हम देखते हैं कि लेट्स सपोज़ जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज वहाँ पे आपको क्या करके देता है, एज़ ए होल कैलकुलेशन करके दे देता है कि हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पेशावर से इस्लामाबाद तक अगर डिस्टेंस है लेट्स सपोज़ 300 किलोमीटर, तो फिर हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या कैलकुलेट करके देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 बजे से अपनी गाड़ी में बैठ के चलते हैं नॉन स्टॉप, तो 10 से लेके 4 बजे तक हम जो है, या 2 बजे तक हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सो ये 4 घंटे का जो गैप है, इस 4 घंटे में हमने कितना डिस्टेंस कवर करना है? 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। बट ये एकदम तो नहीं होता कि 4 घंटे गुज़र जाएँगे और हम एकदम पेशावर से इस्लामाबाद में आएँगे। ये प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। वहाँ पे हम हर एक इन 4 घंटों के अंदर, हर एक मिनट, हर एक सेकंड के अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो तय कर रहे होते हैं। तो इसी का नाम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है कि चलिए ठीक है, आपने 4 घंटे में पेशावर से इस्लामाबाद पहुँच के 300 किलोमीटर का जो है फासला कवर किया, ठीक। बट इन 4 घंटों में आपने 1 घंटे के अंदर कितना फासला तय किया? 1 मिनट के अंदर फिर आपने कितना फासला तय किया? फिर 1 सेकंड के अंदर आपने कितना फासला तय किया? तो इस तरह आप जब इस चीज़ को डीपली स्टडी करेंगे और हर एक सेकंड को देखेंगे, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं कि यानी हर लम्हे, इंस्टेंट का मतलब ये होता है लम्हा, और लम्हा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम कहते हैं। सो 4 घंटों में आप पहुँचेंगे, हम पेशावर से इस्लामाबाद में होंगे, ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। ये तो हर एक सेकंड के ऊपर तय किए जाने वाले डिस्टेंस को सम अप करके टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास एवरेज आ जाता है। बट 4 घंटों में आपने 1 सेकंड के अंदर
कितना डिस्टेंस तय किया, या अगर आपने देखना है तो ये एक लम्हे के लिए आप इस चीज़ को देखते हैं। और इस रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। समझ आ रहा है बात को मेरी? सो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग पिक कर चुके होंगे कि एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज हम किस तरीके से अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, आप जाके आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, गूगल मैप को आप दे देते हैं कि मुझे पेशावर से इस्लामाबाद जाना है, तो आपको एवरेज टाइम बता देता है कि इतने टाइम में आप यहाँ से पहुँचेंगे। बट आप जब एक्चुअल में अपनी क्या करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, तो आप उसकी स्पीड मीटर पे कहीं कभी नज़र दौड़ाइए, वो आपको 1-1 सेकंड का स्पीड बता देता है। जैसे ही आप स्लो होते हैं, आपका वो जो स्पीड मीटर का सुई होती है, वो नीचे आ जाती है। जैसे आप बढ़ते हैं, हर 1 सेकंड के साथ वो ऊपर-नीचे। तो ये जो उस टाइम पे हर 1 सेकंड के ऊपर आपको डेटा मिल रहा होता है, वो एक्चुअल में आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है कि यानी 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ठीक है? और ओवरऑल एज़ ए होल अगर आपने चीज़ों को कैलकुलेट करनी है, तो वो आप एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। बट उसी एवरेज रेट ऑफ चेंज के अंदर आप अगर एक स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर आ जाते हैं, यानी वो एक अ, छोटे लेवल पे उस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम लिमिट के साथ कैसे रिलेट करते हैं? अब यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए वो लिमिट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक पॉइंट पे किसी फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस पॉइंट तक अप्रोच करते हैं, फ्रॉम वेदर इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब यू कंसीडर कर लें कि हमें फॉर एग्जांपल ये किसी फंक्शन का ग्राफ है और इस फंक्शन के P1 पॉइंट पर हम जो है ना इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये लिमिट क्या है। ये जो x के अंदर चेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा x बहुत बड़ा है। मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, इस पॉइंट तक लेके आता हूँ। यानी इस पॉइंट के बराबर आ जाएगा अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूँगा। और इसी चेंज इन एक्स को हम एनालाइज़ करते हुए ग्राफिकली देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है और ये हमें नई डेटा कैसे देता है। और ज़हन में रखें आप सेकंड लाइन और एवरेज टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ज़हन में रखें। ये सेकंड लाइन 2 पॉइंट पे टच करता है और टेंजेंट लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करता है। आप आते हैं, हम डेल्टा P1 की तरफ अप्रोच करते हैं और ये जो डेल्टा x है या x की जो डेल्टा x की जो वैल्यू है उसको हम ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं और इसको करीब लेके आते हैं टुवर्ड द कोऑर्डिनेट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट x1, ठीक है? यहाँ पे जो 2 भी है, जो भी है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, तो ये पॉइंट इस पे आ जाएगा। अब इस पॉइंट को मिलाते हैं इस P1 के साथ, तो लाइन क्या बनेगी इस तरीके से। बट इसके नतीजे में आप देखेंगे कि डेल्टा y के अंदर जो कट आया है वो इस चीज़ के बराबर आ गया, ठीक है? इसी तरह डेल्टा x में इतना कमी आ गई, ये जो आपको शेड नज़र आता है। मैं इस पॉइंट को मज़ीद करीब लेके आता हूँ, इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं अगर मिलाऊँगा एक्चुअल हमारा जो जिसकी तरफ हम अप्रोच करना चाहते हैं P1, तो ये एक न्यू लाइन आपको दे देगा और अगेन आप अगर देखें तो ये भी एक सेकंड लाइन है। मैंने इसको मज़ीद करीब करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नई लाइन ड्रा होगी और इसी नई लाइन को आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी डेल्टा x के ऊपर कितना कट लग रहा है? डेल्टा x तकरीबन यहाँ पे इतना रह जाता है इस पॉइंट के बराबर, यानी ये छोटा हो रहा है और साथ-साथ y के अंदर जो चेंज आया था, पहले बड़ा था, अब वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इतना रह गया है, ठीक है? अच्छा, अब ये चेंज जो है हम मज़ीद कम करते हैं, डेल्टा x के अंदर हम चेंज को मज़ीद छोटा करते हैं, तो ये फिर पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा और इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं हमारी एक्चुअल पॉइंट के साथ, तो ये एक नई सेकंड लाइन हमें दे देता है। हम इसको मज़ीद करीब लेके आते हैं टुवर्ड P1, तो इस पॉइंट को मिलाएँगे तो इस तरह एक नई सेकंड लाइन बनेगी। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप कंसीडर कर लें कि लेट्स सपोज़ इस पॉइंट पे इसके नीचे x की वैल्यू अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहाँ लेट्स सपोज़ इसको हम 3 के बराबर करते हैं, क्योंकि नीचे कोई लेबलिंग तो होगी ना कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ओके। अब इसी P1 पॉइंट के इस कोऑर्डिनेट तक लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है और इस पॉइंट तक जो हम चेंज छोटा करते-करते इस पॉइंट तक लेके आए हैं, लेट्स सपोज़ इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू 3 है। तो इससे फिर हम थोड़ा करीब आते हुए यहाँ पे कौन-सी बनेगी? यहाँ पे बनेगी 2.5 बनेगी लेट्स सपोज़, ऐसा है ना? ये 2.5 के करीब आ जाएगा। फिर मैं अगर इसको करीब लेके आऊँगा, इस पॉइंट तक लेके आऊँगा, इस पॉइंट तक और करीब लेके आया, तो ये बनेगा इस पॉइंट पे तकरीबन हमारा 2.1। अब 2.1 के ऊपर x यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आता है, तो इस पॉइंट को और P1 को हम मिलाएँगे, तो ये भी एक सेकंड लाइन बनेगा, जो कि टच करेगी द ग्राफ एट द वैल्यू ऑफ x2 एंड द वैल्यू ऑफ x 2.1।
अच्छा, अब यहाँ से एक्चुअल अप्रोच शुरू होती है जिसको हम लिमिट की ज़ुबान में फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेंज हम मज़ीद छोटा करते जा रहे हैं। ये अब आता है 2.01 फिर 2.001 फिर 2.0001 फिर 2.4401 और यूँ एक इनफ़ाइनाइट सीरीज़ ऑफ नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ये नंबर छोटा-छोटा होता होते 2 के करीब आता तो जाएगा बट हम कभी 2 तक पहुँच नहीं सकते। और इस टाइम जो चेंज है पहले 0.1 रह गया है, अब फिर चेंज रह जाएगा 0.01 के बराबर, फिर 0.001 के बराबर, फिर 0.0001 के बराबर, फिर 0.401 के बराबर आ जाएगा जो चेंज है एक्चुअल में। तो ये चेंज अगर हम इतना छोटा करें कि तकरीबन ये 0 तक पहुँच जाए। बट हम 0 तक पहुँच नहीं सकते। ये चेंज जो है ये हम इतना कम तो नहीं कर सकते कि ये हम 0 तक पहुँच जाएँ, क्योंकि इस तरह आप एक-एक ज़ीरो इसके अंदर लगाते जाएँगे तो ये नंबर छोटा तो ज़रूर होता जाएगा, बट 0 तक भी नहीं पहुँच सकता ये जो चेंज है एक्चुअल में, ठीक है? तो इसका तो मतलब ये है कि हमारा आखिरी लिमिट क्या है? आखिरी हद ये है हमारा जो लिमिट है, लिमिट एक्चुअल में हद को कहते हैं, तो हमारा लास्ट लिमिट जो है वो 0 है। हम 0 को पहुँच नहीं सकते बट हम अगर कोशिश करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 0 तक इस वैल्यू को घटा सकते हैं, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल इन रियलिटी। अगर आप देखें, एक-एक ज़ीरो लगाते जाएँगे तो ये वैल्यू इतनी कम होती जाएगी कि यहाँ पे आप 1 मिलियन ज़ीरो भी लगा लें, फिर भी ये नंबर जो है 0 से तो बड़ा है। बट हम कहते हैं कि चलें ये हम कब तक करते रहेंगे, हम ये मान लेते हैं कि चलें हम x की वैल्यू यानी x के अंदर डेल्टा x के अंदर जो चेंज है, वो हम कम करते-करते अगर हम इस लेवल पे लेके आएँ कि तकरीबन ये ना होने के बराबर हो यानी 0 के बराबर रह जाए। तो उस पॉइंट पे आप क्या समझते हैं? अभी यहाँ पे इस पॉइंट को अगर देखें तो ये पॉइंट इस पॉइंट से 0.1 के फासले पर दूर है। अब अगर ये 0.01 के फासले पर ये डिस्टेंस मज़ीद कम हो जाएगा, तो ये इतना कम हो जाएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको आपस में एक नज़र आएँगे। इतना करीब हो जाएगा बट व्हिच इज़ नॉट इन रियलिटी 1। बट एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा कि जब हम डेल्टा x को इस लेवल पे छोटा करें कि तकरीबन वो 0 होगा, तो इसके नतीजे में जो पॉइंट हम इधर से उधर तक लेके आ रहे थे, ये आखिर में आते-आते ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा कि ये जो हमारा P1 का पॉइंट है, ये आपस में एक-दूसरे में ओवरलैप करते नज़र आएँगे और फिर उस टाइम जब हम दोनों को मिलाएँगे तो लाइन कैसे बनेगी? तो एक ऐसी लाइन आपको बनती नज़र आएगी। और फिर इस लाइन की बिहेवियर आप चेक करें और ये जो ऊपर ड्रा किए गए लाइन्स हैं, इसकी आप बिहेवियर चेक करें, तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि आखिर में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जो हमारा सेकंड लाइन था, जो कि किसी ग्राफ को 2 पॉइंट पे टच करता था, ये आते-आते आखिर में ऐसी लाइन बन गया जो उस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है और इसी लाइन को फिर हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और यही डेफिनिशन है टेंजेंट लाइन की ना, कि टेंजेंट लाइन क्या होता है? व्हिच टचेस द ग्राफ एट अ सिंगल पॉइंट। अब ये सिंगल पॉइंट कैसे आ गया? आपने देख लिया कि हमने x के अंदर चेंज कम करते उसके नतीजे में जो पॉइंट्स थे उसको हम एक्चुअल पॉइंट के साथ मिलाते गए और सेकंड लाइन हमारी रोटेट होते-होते एक ऐसे पॉइंट पे आ गई आखिर में कि वो उस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे टच करती नज़र आई और ये आपको कब नज़र आई? ये उस वक़्त नज़र आई जब आपने डेल्टा x को इतना छोटा कर दिया यानी द चेंज इन x आपने इतना छोटा कर दिया कि तकरीबन वो 0 के बराबर हो। इसी का नाम इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज है कि इतने छोटे लेवल पे x के अंदर चेंज की वजह से y के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ये भी आपको कैलकुलेट करके दे रहा है कौन? इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज है तो आपको टोटल वैल्यू बता दी कि 30 दिन में आपके बाल 1 इंच बढ़ेंगे। बट उस 30 दिनों में हर दिन भी कुछ बड़े, अब 15 दिनों में भी कुछ बड़े होंगे, फिर हर दिन में भी कुछ बड़े होंगे, फिर हर घंटे में भी कुछ बड़े होंगे, फिर हर मिनट में भी कुछ बड़े होंगे, फिर हर सेकंड में भी कुछ बड़े होंगे, फिर हर सेकंड के 10वें हिस्से में भी कुछ बड़े होंगे, फिर उस सेकंड के 10वें हिस्से के 100वें हिस्से में भी कुछ बड़े होंगे। सो इस माइन्यूट लेवल पे आप देखें कि ये कितनी माइन्यूट लेवल पे आपको जब डेटा मिल रहा होगा तो इसमें कितनी एक्यूरेसी होगी। उसमें वो रफ डेटा फिर नहीं होगा कि बंदा कहता है कि ये अंदाज़े लगा रहा है। सो इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज एक्चुअल में आपको वो वैल्यू देता है जो कि एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको नहीं देता। वो माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को एनालाइज़ करके, स्टडी करके उसकी रिज़ल्ट आपको देता है। तो इस सारी चीज़ से आपको क्या नज़र आया? एक बात तो ये आपको नज़र आई कि जब हम एक्स के अंदर चेंज इतना कम लेवल पे देखने की कोशिश करें कि चलिए ठीक है 30 दिन में हमारे बाल 1 इंच बढ़े हैं, तो 30 दिन के अंदर एक वो वही बात है कि फिर 10 दिनों में, फिर 1 दिन में, फिर 12 घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर 60 मिनट में, फिर 1 मिनट में, फिर 60 सेकंड में, यानी 50 सेकंड में, फिर 40 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में। सो इस 3 माइन्यूट लेवल पे अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपको डेटा चाहिए होगा और ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये ऐसी नहीं है कि हम जब सिर्फ़ इसको देखते हैं
कब कब रिक्वायरमेंट होती है, इसकी एग्जांपल तो एक मैंने आपको स्पीड मीटर की दे दी कि स्पीड मीटर आपको जो रन टाइम पे डेटा देता है कि इस टाइम पे आपकी स्पीड ये है, फिर अगले सेकंड अगले मिनट पे वो सुई ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये डेटा क्या है, ये आप एक्चुअल में आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है जो आपको हर सेकंड हर लम्हे आपको गाइड करते हैं कि आपकी स्टेटस क्या है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, हम स्पीड मीटर की ले रहे हैं। इस तरह हज़ारों एग्जांपल हो सकते हैं जो कि हम रियल लाइफ में एवरेज रेट ऑफ चेंज को देख रहे होते हैं। और फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज को इसी अप्रोच को अगर हम अप्लाई करते हैं, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू हम इस लेवल पे आते हैं कि तकरीबन वो 0 के बराबर आ जाए, फिर ये बनता है टेंजेंट लाइन, और ये टेंजेंट लाइन हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है। तो ये जो रिजल्ट था पिछली स्लाइड पे जो आपको नज़र आ रहा था, जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज था ना, और ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारा स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी था। अब मैं अगर इस चेंज को, डेल्टा एक्स को इस पॉइंट तक लेके आऊँ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो हमारा है, इस पे हम लिमिट वाली अगर ये जो अप्रोच वाली कॉन्सेप्ट लगा दें कि चले हमने चेंज इन वाई ड्यू टू द चेंज इन एक्स तो मालूम कर लिया, बट ये तो एवरेज वैल्यू होती है। बट अगर हम मालूम करना चाहें कि नहीं, हमें एवरेज नहीं चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुझे ये नहीं चाहिए कि 30 दिन में मेरे बाल 1 इंच बढ़े, बट मुझे ये चाहिए कि इस 30 दिनों के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, यानी ये कितनी छोटी लेवल पे बात हो गई कि जो डेल्टा एक्स था वो तकरीबन 0 के बराबर है। उस पॉइंट पे मेरे बाल कितने बड़े होंगे, तो इसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और जब आप लिमिट लगाते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर, तो ये क्या बन जाता है फिर, लिमिट when the delta x approaches to 0 on f of x plus delta x minus f of x डिवाइड बाई डेल्टा x। तो इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम इसको कहते हैं। और फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है, ये अगर आपने देखा कि अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि फिर इस तरीके से अगर हम देखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जब हम बन जाता है इन द रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो इसके नतीजे में तो फिर जो लाइन हमारे पास होती है उस टाइम, वो तो टेंजेंट लाइन होती है, वो तो फिर सेकंड लाइन नहीं होती उस टाइम। इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फिर क्या रिजल्ट देते हैं, हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। क्यों टेंजेंट लाइन होती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के उस इंस्टेंट पे जब आप पहुंच जाते हैं, जिसको आप तरफ आप अप्रोच करते हैं, तो उस इंस्टेंट पे जो लाइन होती है वो फिर आपने देखा कि एक सेकंड लाइन नहीं होती, बल्कि एक टेंजेंट लाइन होती है, ठीक है। और इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है, ये किस चीज़ को रिजेंबल करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को भी रिजेंबल करता है। और इसी की नाम जो है डिराइवेटिव है। ये जो पूरी आपको यहाँ पे नज़र आता है, इस पूरी एब्रिविएशन को हम फिर एक सिंपल एब्रिविएशन देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी द चेंज इन वाई ड्यू टू द चेंज इन एक्स। और यहाँ पे जब डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वाई के अंदर वो चेंज जो कि एक्स के अंदर उस चेंज की वजह से आया है, जो कि बहुत कम है, यानी तकरीबन 0 के बराबर है। आई होप कि ये पॉइंट आपको ज़हन में आया होगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। और फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको मैंने बताया है पिछले लेक्चर में कि वो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है, और कैसे होता है उसका रिलेशन किस तरह बताया वो आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा है उसका। बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किस तरीके से रिलेट करते हैं टेंजेंट लाइन के साथ, ये आज आपने देख लिया कि जब हम डेल्टा एक्स को उस लेवल पे लेके आते हैं कि तकरीबन वो 0 के बराबर हो जाए, जो कि हो नहीं सकता, बट हम कहते हैं ना लिमिट में हम लेकर आते हैं, फिर ऐसे केस में हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, अब आखिरी हाथ हमारा लिमिट जो है वो 0 तक हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उस पॉइंट तक अगर हम इतनी माइन्यूट लेवल पे एक्स के अंदर चेंज की वजह से वाई के अंदर होने वाला चेंज देखना चाहते हैं, तो इसको हम फिर देखते हैं कि ये लाइंस किस तरीके से सेकेंड लाइन से होते 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 एक टेंजेंट लाइन में डाइवर्ट होती है। और फिर इसलिए हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट करता है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का जो रिलेशन आपको नज़र आता है यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर, ये एक्चुअल में हमारा डिराइवेटिव कहलाता है, ठीक है। और इस पॉइंट से पहले तो इस पॉइंट तक पहुंचना और इसके ऊपर इस तरह लिमिट लगा के डी वाई बाई डी एक्स तक पहुंचना, इस पूरी प्रोसेस का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी फंक्शन की डिराइवेटिव
प्रूव कर सकते हैं। और जितने भी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव हैं, जो आपको नज़र आते हैं, क्वोशिएंट रूल है, सम रूल है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कांस्टेंट रूल है और पावर एक्सटेंडेड रूल है, व्हाटएवर जितने भी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव हैं, वो हमारी काम आसान करने के लिए हैं। बाकी उनको प्रूफ करने के लिए जो ओरिजिनल मेथड है वो आपका ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। यानी पहले dy बाई dx कैलकुलेट करना और इसकी बुनियाद पे ये इक्वेशन हासिल करना, और आखिर में आज हमने सिर्फ इतना किया कि उसके ऊपर लिमिट लगा दी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो की, तो फिर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम फिर dy बाई dx के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, या y प्राइम भी हम लिख सकते हैं, या अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव के, जो कि हम अगली क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बट मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आज के इस लेक्चर में, वो ये था कि एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है क्या, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज से किस तरीके से डिफरेंट है, इसका टेंजेंट लाइन के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि इसकी जब हमने ग्राफिकल एनालिसिस कर ली और फिर उसमें हमें ये देखता नज़र आ गया कि वही सेकंड लाइन जो हम एवरेज रेट ऑफ चेंज में ड्रा करते थे, वो आखिर में फिर लिमिट की अप्रोच अप्लाई करते हुए कैसे टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो गए। और तीसरी बात ये है कि आपने को मैंने एग्जांपल से समझाया कि भाई एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप ये आपको कैलकुलेट करके देता है, अगर आपके बाल टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, तो लेट्स सपोज आज एक तारीख है, अगर आपने उसका फंक्शन आपको पता है या आपके पास है, तो उस फंक्शन के ऊपर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज लागू करके आपको बता दिया जा सकता है कि 30 दिन के अंदर आपके बाल कितने बढ़ेंगे, और वो आपको कैलकुलेट करके देता है। और इसमें फिर वो सारा डेटा होता है एवरेज में, कि फर्स्ट दिन के अंदर कितने बढ़े, फिर सेकंड दिन, फिर थर्ड दिन, फिर चौथे, फिर पाँचवें, और जिस दिन जितना जितना बड़ा है उन सम वैल्यूज़ को सम अप करके 30 पे डिवाइड करते हैं, और इसी तरह आपको डायरेक्ट एवरेज रेट ऑफ चेंज ये फार्मूला कैलकुलेट करके देता है। यहाँ पे आपको वो वाली मेहनत नहीं करनी पड़ती कि फिर पहले दिन कितने बढ़े, फिर दूसरे दिन कितने बढ़े, फिर तीसरे दिन बस आपको पता है कि आज का डेट क्या है, और आपका फंक्शन पता है, और आपको पता है कि मुझे 30 दिन बाद कितने बढ़ने हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। बट हर एक सेकंड के अंदर कितने बढ़ते हैं, ये बहुत छोटी लेवल की स्टडी है, और इसके लिए फिर आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लागू करना होगा। और इसकी मैंने प्रैक्टिकली ग्राफिकल एनालिसिस भी आप लोगों को दिखा दी कि किस तरीके से ये चीज़ें आखिर में फिर एक टेंजेंट लाइन को जन्म देती है। और इसी अप्रोच को जो पहले सेकंड लाइन के लिए हम अपनाते थे, अब वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे बन गया। तो आज की लेक्चर में आई होप कि आज आपने ये सीखा होगा, और इसके हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भरपूर फीडबैक दे दूँगा। अगली लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का, अब हम आगे जाते हुए मज़ीद क्वेश्चन इस हवाले से करेंगे कि हमने एक फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करनी है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।